Show menu novel bin novel Heidi and the Lord chapter 111 Heidi and the Lord or Lord home greater than उत्पादों greater than dental implants अध्याय 111 क्या जानना है उसे भाग एक निकोलस दीवार पर घूरते हुए क्योंकि उसने अपने होठों से धुएं को सांस ली। धुआं एक जंगल को सुगंध की तरह बाहर छोड़ देता है जैसे कि सामान्य सिगार छोड़ दिया। उन्होंने उन्हें ब्याज से नीलामी के दौरान खरीदा था। हालांकि धूम्रपान करने वाला होने के नाते वह सामान्य सिगार कलियों को उत्सर्जित गंध का बिल्कुल शौकीन नहीं था। वह बिस्तर के हेडबोर्ड के खिलाफ बैठ गया, उसके पैर पार हो गए जो अपने शरीर के निचले हिस्से को कवर करने के लिए काले कंबल के एक हिस्से के साथ कवर किया गया था, जबकि बाकी को हीदी के साथ साझा किया गया था जो उसके बगल में सो गया था। उसका चेहरा एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ मारा गया था क्योंकि उसने बिस्तर पर एस्ट्रे में इसे बुझाने से पहले सिगार से एक और पफ लिया था। दशकों की संख्या के साथ उन्होंने कभी भी इस तरह के एक दिन में खुद को खोजने के लिए नहीं सोचा था, कम से कम इस राज्य में नहीं। उस महिला पर अपनी तरफ देखते हुए जो अब तेजी से सो रही थी, उसके सामने सो रही थी, नर्म गद्दे पर दबाया, उसने अपने बालों को वापस धक्का दिया जो उसके चेहरे को देखकर उससे बाधा डाल रहा था। अतीत में एक बार जब वह जाग रहा था तो वह कभी भी किसी भी महिला को अपना बिस्तर साझा करने नहीं देगा। वह या तो उन्हें फिर से सेक्स करने के लिए जाग जाएगा या कमरे छोड़ देगा ताकि बटलर महिलाओं को अतिथि कमरों में डालकर बाकी का ख्याल रख सके क्योंकि उन्हें परेशानी हो गई थी। लेकिन हेडी के साथ वह अब उसे जागना चाहता था ताकि वे कल रात जो कर रहे थे उसे फिर से शुरू कर सकें। लेकिन उसकी आनंदमय अभिव्यक्ति ऐसा करने से रोक दिया। दूसरे दौर को समाप्त करने के ठीक बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, केवल सो जाने के लिए थक गई थी। उसकी आंखों ने दास के निशान को उसकी पीठ पर पकड़ा और जब वह इसे छूने गया तो वह तकिया के करीब केवल स्निगल करने के लिए ठंड में चला गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा लगता है कि आपने एक पाया है। वेट अंटिल यू सी दिस प्लेस housing.com क्योंकि वह दूसरे के लिए उससे मिला था। निकोलस को पता था कि हेदी के बारे में कुछ था। जितना अधिक समय वह उसके साथ बिताया उतना ही अधिक चिंतित उसने उसे पाया। वह जानता था कि वह कुछ छिपा रही थी, कुछ वह व्यक्त करने में सक्षम नहीं थी क्योंकि उसके शिष्टाचार हमेशा सतर्क थे। जिस तरह से वह चले गए, जिस तरह से उसने बात की, वह हमेशा सावधान थी। यहाँ तक कि उसके साथ कुन जवाब के साथ वह सावधान थी। सभी चीजों में से उसने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि वह एक गुलाम हो सकती है। हेदी की पृष्ठभूमि उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसके अतीत से सवाल करने वाला कोई नहीं था जब उसका खून से दाग था। ये गुलाम प्रतिष्ठान की एक प्रक्रिया थी कि एक बार गुलाम बेचा जाएगा, मास्टर या तो उसे एक अस्थायी चिन्ह देगा या उन्हें ये पहचानने के लिए कॉल करेगा कि वे किसके थे। बेशक हेदी में उनमें से कोई भी नहीं था क्योंकि वह कर्टिस के घर में लाया गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कर्टिस ने उसे कब ले लिया था। यह एक झूठ होगा कि परिवार को पता नहीं था कि वह कहाँ से आई थी क्योंकि फावड़ा लड़के से प्राप्त जानकारी के साथ हेदी हमेशा के लिए परिवार के साथ रहता था। एकमात्र कारण है कि उसने अपने बटलर को लड़के को लाने के लिए कहा था क्योंकि उसे पता था कि उसे वह जानकारी मिल जाएगी जिसे वह ढूंढ रहा था। ये समझने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा कि स्थिति क्या थी। कुछ और भी था जो उसे पता चला था। जब ट्रूस बाहर रखा गया था तो ये प्रस्तावित किया गया था कि वोविल की एक महिला वॉरेन से शादी करेगी। तस्वीर में महिला के बजाय जो वास्तव में नोरा कर्टिस थी, हेदी उसके स्थान पर आ गई थी। कर्टिस का परिवार अपनी बेटी को एक ऐसी भूमि पर भेजने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए जो पिशाचों का प्रभुत्व था और इसलिए उसने हेदी को भेजा था। निकोलस को सोचा था। बोनेलेक आने के बाद पहली बार उसने वोविल का दौरा किया था। उसकी आंखों ने एक दर्दनाक अभिव्यक्ति रखी। उस समय उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि यह उनकी समस्या नहीं थी, लेकिन हेदी की समस्या अब उनकी समस्या बन गई थी। वह विचार पर आहूति। उसे पता होना चाहिए था कि एक बार वह अपनी आत्मा को उसके साथ बंधन करेगा तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। उसे तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक कि मिथवेल में समस्या हल नहीं हो गई थी, लेकिन वह धैर्य से बाहर हो गया था। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे चोरी करे और कोई नहीं बता रहा था कि हेदी उसे पर्ची कब देगी। कल एक पूरी तरह से अलग मामला था। उसने उसे स्पष्ट कर दिया था, फिर भी वह कुशलता से नौकरानी से बच गई थी ताकि लड़के को खोजने के लिए अगर उसने तहखाने में मानव को जंजीर कर दिया था। जैसा कि उसने मनुष्यों को सुना, सावधानी इलाज से बेहतर था। उसे अपने फैसले पर पछतावा नहीं था। उसने कभी नहीं किया। जीवन में कुछ भी पछतावा करना उसके लिए बहुत दुर्लभ था क्योंकि उसने दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसे प्रसन्न किया। भले ही निकोलस और हेदी अब बंधे हुए थे, इसका मतलब यह नहीं था कि यह उससे चिंता नहीं थी।
एक बात जो उसने सीखी थी वह हमेशा के लिए कुछ नहीं था। चीजें बदल गईं और लोगों ने भी ऐसा किया। समय के साथ उसने इस खूबसूरत महिला के बारे में कुछ देखा था जो अपने अंधेरे दिल को जब्त करने में कामयाब रहा था। हेदी उनमें से एक था, जिसकी एक मजबूत इच्छा थी। ये गुलाम प्रतिष्ठान में बिताए गए समय के कारण हो सकता है, क्योंकि यह अपने बटले के लिए भी ऐसा ही था, और यह भी क्योंकि यह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित था। झुकने, वह अपने मंदिर के पक्ष में एक निविदा चुंबन रखा। जब हेदी अगली सुबह उठी तो उसके शरीर को लगा जैसे कल रात अच्छी तरह से खर्च किया गया था। वह दर्द में जीत गया क्योंकि वह बैठ गया। पिछले दिन से बारिश के बाद आकाश उज्ज्वल और स्पष्ट था। कमरे में यह पता लगाने के लिए कोई घड़ी नहीं थी कि यह कितना समय हो सकता है, और वह सोचती थी कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि समय शुद्ध रक्त पिशाच के लिए मायने नहीं रखता था। निकोलस कमरे में कहीं नहीं पाया गया था, लेकिन करीब सुन रहा था। उसने स्नान में पानी चलाया। उसके सामने को कवर करने के लिए काले कवर खींचते हुए वह अभी भी अपने शरीर के हम को महसूस कर सकती थी कि उसने और निकोलस ने पिछली रात क्या किया था। शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने जो हुआ उस पर अपनी आंखें बंद कर दी। आपको नहीं लगता था कि अब मुझे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था क्या आपने? हेदी को आखिरकार उसकी दृष्टि वापस आने के बाद सांस लेने का अवसर मिला। उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें चौड़ी हो गई। पहले उसने सोचा था कि वह मजाक कर रहा था और उसने अपने दिमाग को आवाज दी थी, आप मजाक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता था क्योंकि उसने अपने पैर में से एक को उठाया। अपने पापी होठों के साथ अपने बछड़े को सहलाते हुए उसने उसे एक वासनापूर्ण टकटकी के साथ पूछा, क्या मैंने कभी आपके साथ मजाक किया है? मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन पढ़े उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 112। हेदी और लॉर्ड सी 112 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 112 हिम भाग 2। जब बाथरूम का दरवाजा खोला गया, निकोलस ने अपनी कमर के चारों ओर एक तौलिया के साथ कमरे में प्रवेश किया। उसके बाल गीले थे और पानी की बूंदें उसके शरीर को तौलिया द्वारा भिगोने के लिए नीचे फिसल गई थी। उसे जागते हुए वह बिस्तर के चारों ओर घूमकर उसके बगल में बैठ गया। सुप्रभात, अच्छी तरह सोया? वह उससे पूछता है। हाँ, हेदी ने जवाब दिया कि वह अपनी आंखों में देखने में सक्षम नहीं है। निकोलस, जिन्होंने इसे देखा, ने कहा, इस बारे में शर्मीली होने के लिए कुछ भी नहीं है। विशेष रूप से जिस तरह से आपने मेरा नाम इतना जुनूनी रूप से रोया। उन्होंने उसे चिढ़ाया, जिस पर हेदी ने और भी अधिक फहराया। योर ड्रीम होम इज क्लोजर देन योर थिंक हाउसिंग.com विज्ञापन पब फ्यूचर। मैं नहीं हूँ। अगर मुझे पता था कि आप जल्द ही जागने जा रहे थे तो मैं आपके लिए इंतजार कर रहा था। रक्त उसके गालों को जल्दी से ऊपर ले गया और उसने उसे अपने चिढ़ाने के लिए एक अजीब मुस्कान दी। पानी यहाँ गर्म है और कोई नियम नहीं है कि कोई भी स्नान नहीं कर सकता है। और उस बयान के साथ उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बाथरूम की ओर चलना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। क्या आपके पास आज काम नहीं है? हेदी ने अपना मन तैयार नहीं किया था और उसे अपने प्रस्ताव को पचाने के लिए समय की आवश्यकता थी। मैंने उन्हें एक और दिन के लिए धक्का दिया। उन्होंने कहा कि वह एक जोड़े सीढ़ियों से नीचे चला गया जब तक कि वे पानी के पूल तक नहीं पहुंच गए। बोनेलेक के स्वामी के पास एक शानदार स्नान कक्ष था जिसे उसने कभी अपनी आंखें रखी थीं। ये बड़ा था, बड़े गिलास वाले अतिथि कमरों में से एक के रूप में बड़ा खिड़कियां बनाई जो धुंधली थी ताकि कोई अंदर या बाहर से नहीं देख सके। जब उसने उसे अपने पैरों पर नीचे रखा तो हेदी उस विशाल कमरे को देखकर भयभीत हो गया जिसमें स्नान केंद्र में बनाया गया था। कवर, हेदी छोड़े, वह भूल गई थी कि वो कवर लाया था जब निकोलस ने उसे बिस्तर से उठाया था। उसकी आंखें उस पर रही, कहीं और झिलमिलाहट नहीं रही और उसने कहा, आपके बारे में क्या? तौलिया की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने इसे फर्श पर तौलिया छोड़ने के लिए खींच लिया। वहां लॉर्ड निकोलस एक बहादुर और एक आदमी था जिसने अपने परिवेश के बारे में कोई शर्म नहीं रखी। उसकी अनिच्छा महसूस करते हुए उन्होंने कहा, मैं आगे बढ़ूंगा। वह अपनी पीठ के साथ घूमकर अपने शरीर पर तना हुआ मांसपेशियों का प्रदर्शन करने के लिए सामना कर रहा था। कठोर जमीन पर कवर को छोड़ते हुए हेदी ने पानी में कदम रखा, अपने शरीर को पानी के पूल में डुबकी लगा दी। यहाँ आओ, उसने निकोलस को उससे बात करते सुना, जो सीढ़ियों के पास खड़ा था जो पानी के बड़े पूल के अंदर बनाया गया था। इसके बगल में साबुन के साथ छोटी बोतलें रखी। धीरे गुलिंग, वह जहाँ वह था वहाँ चली गई, केवल आगे खींचा और अचानक उसके होंठ महसूस किया। उसने अपनी जीभ को उसके मुंह में फिसल दिया क्योंकि उसने अपनी जीभ को कड़ा कर पकड़ लिया। वह अपने मन को सुनने के लिए उसके नीचे होंठ पर चूसा और अपने व्यापक कंधों को क्लच। उसका एक हाथ उसकी कमर की वक्र से नीचे उसके पैरों के बीच में अपनी उंगली धक्का देने से पहले उसके कमर से नीचे नीचे गिर गया। निक, वह अचानक घुसपैठ पर घुसपैठ कर दिया।
उसकी उंगली धीरे धीरे उसके गर्म सेक से बाहर और बाहर फिसल गई। आप क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। बेशक तुम्हें साफ करना। वह अपने पैरों के बीच सुस्त दर्द महसूस कर सकती थी, लेकिन साथ ही उसके निचले पेट में धीरे धीरे कुछ निर्माण करना शुरू कर दिया और यह उसे अपनी पवित्रता से बाहर निकालना शुरू कर रहा था। उसने गति को बढ़ाया क्योंकि उसकी उंगली उसके मुंह में जोड़ दिया। निक, कृपया। कृपया क्या? उसने उसे धीरे से पूछा, खुशी उसकी आंखों में घूमते हुए। डोंट। मैं मर जाऊंगा। उसने श्रमसाध्य श्वास के साथ बात की और उसके शब्दों ने उसे मुस्कुराया। आप एक संभोग के कारण मर नहीं जाएंगे, उन्होंने टिप्पणी की, अपनी उंगली को गहराई से और तेज धक्का दिया जब तक कि उसने उसका नाम रोना नहीं सुना। जैसे ही उसका शरीर लंगड़ा गया, उसने उसे अपने दोनों हाथों से समर्थन दिया। उसे सीढ़ियों की ओर खींचते हुए उसने उसे उनमें से एक पर बैठ दिया और उसने उसके पीछे एक सीट ली। उसके शरीर पर ठंडा होने वाला पानी डालकर उसने छोटी बोतल पकड़ ली और उसके बालों में डालने से पहले अपने हाथों पर तरल डाल दिया और धीरे से मालिश किया। हेदी ने उसे अपनी उंगलियों को काम करने दिया, जबकि वह बिना किसी शब्द के उसके सामने बैठ गई। ऐसा था जैसे उसने एक जानवर को उजागर किया था जो उसके चारों ओर घूम रहा था और वह अभी नहीं पहुंचना चाहती थी। उसी समय अभी उसकी उंगलियां निविदा और सावधान हो रही थी। मेनू दिखाएं उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन पढ़ें। उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 113 हेदी और लॉर्ड सी 113 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 113 हिम भाग 3 जब उन्होंने उसे साबुन के साथ उभरा, हेदी विरोध नहीं कर सका लेकिन आदमी पर अपने कंधों पर चोटी ले लिया। जब उसकी आंखें उसकी मुलाकात हुई तो उसने उसे सवाल सुना, यह क्या है? आप चुप थे। क्या यह इतना असामान्य है? उसके सिर के झुकाव पर उसने पूछा, आपको अपनी पीठ पर निशान कब मिला? कर्टिस के परिवार ने आपको कहाँ खरीदा? कल रात उन्हें सब कुछ के बारे में बात करने का समय नहीं मिला था और हेदी को पता था कि निकोलस के पास इसके बारे में प्रश्न होंगे। यदि आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। जब मैं निशान प्राप्त किया तो मैं 7 साल का था। मैं गुलाम प्रतिष्ठान से भाग गया। हेदी के कबूल में निकोलस ने अपने दोनों ब्राउज किए। गुलामों ने शायद ही कभी जेल से भागने की कोशिश की, जैसा कि कार्यान्वित किया गया था। सजा के कारण दास की पेशकश की गई थी। मुझे याद नहीं है कि मैं वहां कैसे मिला। मेरे जैविक माता पिता की यादें नहीं है, लेकिन मेरे पास इमारत की सीमित दीवारों की यादें हैं जो मैं अंदर थी। दास, सिर गार्ड, मैं उन्हें कभी कभी अपने सपनों में देखता हूँ। मेरे रहने के दौरान वहाँ एक महिला थी जिसने मेरी अपनी बेटी की तरह मेरी देखभाल की। दुर्भाग्य से मुझे उसका नाम याद नहीं है। शायद हमने कभी भी हमारे नाम का आदान प्रदान नहीं किया। उसने मेरा ख्याल रखा, यहाँ तक कि मुझे भोजन का हिस्सा देकर एक अतिरिक्त मील भी जा रहा था। वह एक अच्छा व्यक्ति थी, हेदी ने धीरे से कहा। क्या वह मर गया? निकोलस ने उससे पूछा। गार्ड ने उसे मेरे सामने मार डाला। उसे नीलामी के लिए गार्ड के साथ जाना था, लेकिन उसने उस दिन इनकार कर दिया। अवज्ञा को हल्के से नहीं लिया जाता है और गार्ड का शब्द निरपेक्ष है। उसने उसे मेरे सामने उठाया। उसने अपनी आवाज को लगातार तरोताजा के रूप में फुसफुसाया। निकोलस ने उसे आराम करने के लिए उसके कंधों को रगड़ दिया। उसके करीब लाकर उसे गले लगाकर उसकी मृत्यु के बाद मैं दर्द सहन नहीं कर सका और मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन यह अच्छी तरह से नहीं चला और गुलाम की मुहर लगा दी गई। मैंने एक और मौका लिया और आखिरकार सुविधा के प्रभारी गार्ड को बाहर निकाल दिया। मैं दिनों तक चला जब तक मैं वविल में समाप्त नहीं हुआ और मेरे चाचा के सामने सड़क पर रेमंड कर्टिस। मैं शुरू में वॉरेन से शादी नहीं करना चाहता था और मैं भाग गया। आप भागने के लिए एक सफल रिकॉर्ड पकड़ने लगते हैं जब ये भागने की बात आती है, निकोलस ने चिढ़ाकर उसकी मुस्कान बनाने पर टिप्पणी की। मैं हालांकि सफल नहीं था। क्यों नहीं? उन्होंने पूछा, कहानी के साथ उत्सुक। मेरा परिवार पिशाच के शौकीन नहीं है और जब पिता ने सुना कि नोरा यहाँ भेजा जा रहा था तो वह और मेरे चाचा ने मेरे साथ अपनी जगह बदल दी। मैं ऐसा शादी नहीं चाहता था। अगर मेरी माँ जीवित थी तो वह मेरे लिए नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि अगर यह बिना शादी के लिए नहीं थे तो मैं छोड़ दिया होगा। मैंने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसा बचाया, लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं गई थी। हेदी ने सिक किया। मेरी बहन को इसके बारे में पता चला और हमारे देखभाल करने वाले हावर्ड को ड्यूक के पुरुषों द्वारा पीटा गया था। ड्यूक? निकोलस ने उससे पूछताछ की। वह उस डर को याद नहीं करता जो उसकी आंखों में रेंगना शुरू कर दिया था और उसके दिल की धड़कन की लय में बदलाव आया था। निकोलस इस तथ्य से अवगत था कि उसके परिवार के बीमार उपचार से कुछ अधिक था और अब जब वह अंततः उसके लिए खुल गई थी तो वह धैर्यपूर्वक बोलने के लिए इंतजार कर रही थी।
ड्यूक डोरियन स्कैथलोक। मेरे चाचा रेमंड उसके साथ अच्छी तरह से परिचित है। वह था जिसने भगवान वेस्टेल को ट्रूस के लिए हमारे नाम प्रस्तावित किए थे। ड्यूक ने प्रस्ताव में हॉवर्ड रखा कि अगर मैं किसी भी प्रतिरोध के बिना ट्रूस का अनुपालन करता हूं तो वह उसे जीवित और सांस लेगा। उसने मुझे मारने की योजना बनाई। क्या वह अब भी था? अगर मैं अभी भी जीवित हूं तो योजना बहुत खराब हो गई होगी। उन्होंने मजाक किया। आपके देखभाल करने वाले के बारे में क्या? उन्होंने पूछताछ की। मुझे यकीन नहीं है कि हॉवर्ड ठीक है, उसने चिंतित कहा। मैं देखूंगा कि क्या मैं उसके बारे में कुछ भी पा सकता हूं, उन्होंने पेशकश की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन आप करेंगे। वह उसका सामना करने के लिए चारों ओर मुड़ गई, उनके नग्न निकायों के बारे में भूल गई। जो कुछ भी आपके दिमाग को कम करेगा, प्रिय। क्या वोविल में आपके समय के दौरान कुछ और हुआ था? उसने उसे लापरवाही से उसकी आंखों को देखने के लिए कहा। उसने अपने सिर को हिलाकर अपने विचारों को वाक्य में रखने के लिए समय निकाल दिया। ड्यूक ने कोशिश की कि आपने कुछ क्षण पहले क्या किया था। निकोलस की आंखें उसके शब्दों में संकीर्ण हो गईं और जब उसने उसे देखा तो उसने अपना गुस्सा भी किया। क्या आप मुझ पर पागल नहीं हैं? मेरे लिए एक भीड़ में एक विश्वासपात्र व्यक्ति को इंगित करना मुश्किल नहीं है जो मुझे मारने जा रहा है। और स्पष्ट रूप से आप हिस्सा नहीं देखते हैं। आपका धड़कन दिल बहुत सारी चीजें दूर देता है। मुझे ये सुनकर खेद है कि क्या हुआ। आपको अब से अपने परिवार या ड्यूक से मिलना नहीं होगा। उसने अपने सिर पर एक निविदा चुंबन गिरा दिया। मेरे लिए इतना अच्छा मत बनो। वह अपनी आंखों के पानी को महसूस कर सकती थी। क्यों नहीं? मुझे मत बताओ कि आप विश्वास करने के लिए दयालु हैं कि आप इसके लायक नहीं हैं। चीजें एक ही नहीं रहती हैं, उसने बड़बड़ाया, लेकिन उसने इसे अच्छी तरह से सुना। वह जानता था कि मुस्कुराने का गलत समय था, लेकिन वह वैसे भी मुस्कुराया जिसे वह नहीं देख सकता था। यह विडंबना था कि दोनों एक ही चीजों के बारे में चिंतित थे। मुझे आपको ये बताओ, हेदी, उसने कहा, अभी भी उसे अपनी बाहों में पकड़ते हुए। मेरे पास आपको छोड़ने की कोई योजना नहीं है। अब नहीं, इस जीवनकाल में नहीं और न ही अगले एक में। मैं तुम्हें सब कुछ मैं करने में सक्षम हूं के साथ खराब हो जाएगा। आपको डरने के लिए कुछ भी नहीं है। और जब वह चारों ओर मुड़ गया तो उसने उसे चिंतित देखा कि वह आगे झुका हुआ था, लेकिन इस बार उसके माथे पर एक चुंबन लगाने के लिए। एक बार हेदी ने कमरे के कपड़े छोड़ दिए। निकोलस अपने कमरे में चिमनी के सामने बैठ गया जो बुझा हुआ था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि वह एक बुरी दृश्य का सामना कर सकता था। कम उम्र में इतनी भयानक चीज देखने के लिए, उन्होंने सोचा, इस तरह के भाग्य के लिए केवल कुछ ही चुने गए थे। उन्होंने पहले डोरियन स्कैथलोक नाम नहीं सुना था और निकोलस उस तरह का आदमी था जो लोगों को याद करता था जब तक कि उसने पहले आदमी से बात नहीं की थी। उन्होंने अपने बटलर को याद किया कि कैसे उन्होंने उसे अपने और वॉरेन की सगाई के दिन एक आदमी से मिलने के बाद हिलने के लिए पाया। ये सब जबकि हेदी के पास कुंजी थी जो पिशाच के खिलाफ वोविल में परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा था। तब दूसरा व्यक्ति था जो हेदी का उल्लेख किया था, कैलोस यूवेस। वह आदमी को जानता था। वह गार्ड था जिसे स्टेनली को वहां से खरीदने से पहले सौंपा गया था। वह प्रभारी थे, विल्फोर्ड के बाद दास प्रतिष्ठान में अधिकार का प्रमुख। निकोलस एक निजी मजाक पर हंसते थे। वह रात याद किया वह अपने आप में डाल दिया था। दासों में से एक का दौरा करने के लिए चला गया था जब वह एक बच्चा उसके पीछे चल रहा देखा, कई गज की दूरी पर। आमतौर पर वह रनवे दास को चुनता था और व्यक्ति को प्रतिष्ठान में वापस रख देता था, लेकिन वह उस रात मूड में नहीं था। इमारत में जा रहे थे। वह अपने चेहरे पर एक ताज़ा नक्काशीदार निशान देखने के लिए गार्ड से मुलाकात की थी। यह असामान्य नहीं था, लेकिन न तो दासों के लिए तंग सुरक्षा प्रदान की सुविधा के कारण भागने के लिए आम था। यदि उसकी गणना सही थी तो जिस बच्चे ने अपनी टकटकी के पीछे दौड़ते देखा था वह हेदी के अलावा कोई नहीं था। शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 114 हेदी और लॉर्ड सी 114 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 114 भाई और चचेरे भाई भाग। एक ठंडी रात में नोरा ने अपने हवेली के बेडरूम में डोरियन के बगल में रखी क्योंकि वे केवल अपने शरीर के साथ एक दूसरे को प्रसन्न करना समाप्त कर चुके थे। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि सेक्स अधिक शक्ति वाला हो सकता है और वह खुश थी कि उसने ड्यूक स्कैथलोक से मिलने से पहले किसी भी सूटर्स को नहीं चुना था। जब से वे मिले थे तब से उसकी आंखें उस पर थीं। वह जगह चला गया जहां उसके शहर के मापने वाले पुरुषों ने कभी अपनी आंखें रखी थीं। आदमी वह सब कुछ था जो वह चाहता था, पैसे, स्थिति, शक्ति, अपने उच्च घोड़ों से पिशाच को नीचे खींचने के लिए, और सबसे अधिक वह एक बहुत ही आकर्षक आदमी था। उसने उसे कई बार बिस्तर पर ले लिया था और उसने इसे अपने दिल में आनंद लिया। आखिरकार जिस तरह से उसने सोचा, जीवन अब जिस तरह से था वह एकदम सही था।
वह सब कुछ वह चाहता था, इस तथ्य सहित कि उसकी बहन हीदी को पिशाचों के प्रभुत्व वाले भूमि के लिए एक आत्महत्या मिशन के रूप में भेजा गया था। उसने अपनी बहन को नापसंद किया। नापसंद नहीं, नोराह ने सोचा, उसने हीदी से घृणा की। हमेशा अच्छा होने की कोशिश कर रहा है और ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि उसे बाहरी लोगों द्वारा दंडित करने की आवश्यकता है। पब फ्यूचर विज्ञापन डोरियन का सामना करने के लिए अपनी तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, मैंने अंकल रेमंड से सुना कि आप कुछ दिन पहले बोनेलेक की यात्रा करने गए थे। डोरियन जो छत पर देख रहा था, उसने अपने सिर को बिना दीवार पर वापस देखने से पहले महिला की ओर अपनी टकटकी लगाई। मुझे कुछ चीजों की पुष्टि करनी थी, डोरियन ने कहा। आपने कहा कि आप हेदी की मदद का उपयोग करके बोनेलेक के स्वामी को मारने जा रहे थे। आप मुझे मदद क्यों नहीं करेंगे? मैं उससे बेहतर काम कर सकता हूँ, ड्यूक ने उसकी शिकायत सुनकर हंसे और उठकर अपने बिस्तर पर बैठने के लिए उठ गया। आपके पिता इससे प्रसन्न नहीं होंगे। दुनिया गुलाबी नहीं है जैसा कि आप सोचते हैं। उन्होंने बिस्तर से उठकर कुर्सी पर आराम करने वाले कपड़े लेने के लिए चैत किया। उसने अपनी शर्ट बटन करना शुरू कर दिया और जैसा कि उसने अपनी आस्तीन की, उसने कहा, मैंने सोचा था कि आप चाहते थे कि आपकी बहन नरक में जलाए। क्या आप इससे प्रसन्न नहीं हैं? पब फ्यूचर विज्ञापनों द्वारा विज्ञापन, यह ऐसा नहीं है, उसने वापस जवाब दिया। उसके नग्न शरीर को कवर करने के लिए चादरें उठाना, मैं केवल आपके लिए उपयोगी होना चाहता हूँ। चिंता न करें, आप मेरे लिए बहुत उपयोगी हो रहे हैं। डोरियन ने उसे एक मिनट के साथ ऊपर और नीचे स्कैन किया। मुझे परिषद की बैठक में भाग लेना होगा। मैं आपको 2 दिनों में देखूंगा। नोरा ने देखा कि आदमी को कोठरी की ओर चल रहा है और उससे जैकेट को बाहर निकालता है। उन्होंने कभी भी किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं दी या उसे जानकारी नहीं दी। ऐसा नहीं था कि वह राजनीतिक मामलों में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन वह उसके करीब होना चाहती थी। इस तथ्य के बावजूद कि वह सप्ताह में 2 बार उससे अधिक बिस्तर पर रहता है, उसे पता था कि वह उसके साथ प्यार में नहीं था। वे महत्वपूर्ण चीजों को साझा करने के लिए पर्याप्त करीब नहीं थे और वह उसके करीब होना चाहती थी। उनकी एकमात्र वास्तविक बातचीत उसकी बदसूरत बहन के बारे में थी, जिसके बारे में वह बात करने के लिए उत्सुक नहीं थी। भले ही उसने अपनी बहन को अपने जीवन और परिवार से सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया हो, ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी ब्रह्मांड का केंद्र है। डोरियन उसका आदमी था या उसे बनने की प्रक्रिया में था और नोरा जानता था कि हाल के दिनों में वह उसे पसंद करता था। ऐसे समय थे जब वह उससे अधिक हेदी के बारे में बात करेगा। इसने उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं किया और वह चाहती थी कि वह उससे चले जाए। कई साल पहले जब हेदी को अपने चाचा के साथ कर्टिस परिवार में घर लाया गया था, तो उसका पहला विचार था कि उसे एक बहन के साथ आशीर्वाद दिया गया था, लेकिन वह बहुत गलत थी। वह अभी भी उस रात को याद कर सकती थी जब वे युवा थे तो हेदी बीमार पड़ गए थे। ये केवल 1 महीने था क्योंकि हेदी ने उनके साथ रहना शुरू कर दिया था। उसने देखा कि उसकी मां ने उसे लड़की के माथे पर रखने के लिए इसे झुकने से पहले पानी के पोत में कपड़े को डुबो दिया। लड़की ने कुछ गड़बड़ कर दिया और जैसा कि नोरा दरवाजे पर खड़ा था और लड़की के बगल में नहीं, वह सुन नहीं सकती थी कि उसने क्या कहा, लेकिन उसकी मां ने किया। शह कि ठीक है, तुम यहाँ सुरक्षित है मेरे प्रिय। उसकी मां धीरे से लड़की पर अपना हाथ रखा। अचानक लड़की को कहीं से भी चिल्लाना नहीं पड़ा, जिसने नोरा को चौंकाने वाली अभिव्यक्ति के साथ उसे देखा। शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 115 हेदी और लॉर्ड सी 115 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 115 भाई और चचेरे भाई भाग 2 जैसा नोरा अपने हाथ से एक के साथ चला गया, वह अपने भाई डेनियल से मिली। क्या तुमने उसकी चीख सुनी थी? उसने फुसफुसाया। मुझे लगता है कि वह एक भूत है। लड़के ने अपने छोटे भाई को डरा दिया। जी भूत? छोटी लड़की ने डर में व्यापक आंखों से पूछा। स्वियोन के लिए तैयार करें। 9 सबसे भयानक पिशाच डायरीज दृश्यों पब फ्यूचर तारांकन द्वारा हर ब्यूटी विज्ञापन तारांकन। हाँ, आपको क्यों लगता है कि वह उसे उसके साथ नहीं ले गया? वह उसे यहाँ छोड़ दिया है ताकि वह हम सभी को दूर ले जा सके। वह अपने कमरे में जाने से पहले हंसे। तारांकन लड़की वहां खड़ी थी। उसके भाई ने वापस जाने से पहले जो कहा था, उसके साथ बेतुका रूप से पेट्रिफाइड था। इस बार दरवाजा खोलने के बाद वह अंदर कदम रखा। माँ, नोरा ने महिला के पीछे खड़े होने को कहा। तारांकन, नोरा, आप अपने बिस्तर से क्या कर रहे हैं, बच्चे? हेलेन ने पूछा, अपनी बेटियों के सिर पर अपना हाथ चला रहा है। उसकी माँ ने उसे एक शांत आवाज में बात की ताकि वह बिस्तर पर आराम करने वाली लड़की को परेशान न करे। तारांकन, मैं डर गया हूँ माँ। क्या आप मुझे बिस्तर में टकरा सकते हैं? पब फ्यूचर एड्स द्वारा विज्ञापन तारांकन, ओह स्वीटी,
आज आप पिताजी से ऐसा करने के लिए क्यों नहीं कहते? आपकी बहन बहुत अच्छी तरह से नहीं कर रही है और ऐसा लगता है कि उसे अभी उसके साथ किसी की जरूरत है। जब नोरा ने नीचे देखा तो उसने देखा कि उसकी माँ लड़की के हाथ पकड़ रही थी। उसे यह पसंद नहीं आया। नोरा इस बात में आना चाहती थी कि उसे अब एक बहन मिली थी, लेकिन उसे यह पसंद नहीं आया कि उसकी यह नई बहन उसकी माँ के सभी स्नेह को दूर कर रही थी। उन दिनों के साथ जो उसकी माँ द्वारा पारित हुए थे, उस लड़की के साथ अधिक समय बिताया जितना उसने उसके साथ बिताया था। यह एक तर्कसंगत तथ्य नहीं था, क्योंकि जिस लड़की को अपने घर में लाया गया था वह हमेशा बहुत डरती थी और अक्सर अच्छी तरह से बीमार थी, जिसके कारण हेलेन कर्टिस ने नाजुक लड़की की देखभाल के लिए अपने घंटों डाल दिए थे। लेकिन नोरा युवा होने के नाते इसे पूरी तरह से अलग तरीके से ले लिया। बच्चे की आंखों में उसकी मां को उसकी उम्र की एक और लड़की द्वारा चोरी किया जा रहा था। यह उसकी मां, उसका परिवार था और हर हफ्ते पारित होने के साथ नोरा ने हेदी को उसका कोई परिवार नहीं माना। तारांकन हेदी हमेशा उससे बातें दूर ले लिया था। वह महिला थी जिसने अपनी खुशी लूट ली। ऐसा लगा जैसे लोग उसके द्वारा आकर्षित थे। आप बहुत शांत हो गए हैं, उसने डोरियन को बोलते हुए सुना। मैं तुम्हें कुछ लाया। उसने बिस्तर पर एक बॉक्स फेंक दिया। आगे झुकते हुए नोरा ने बॉक्स उठाया। इसे उत्सुक उंगलियों के साथ खोलते हुए उसने देखा कि यह हार थी। ये सुंदर है, उसने उसे धन्यवाद दिया। मैंने भी ऐसा सोचा, मैं बाद में आपको देखूंगा। नोरा ने उसके लिए कुछ और कहने का इंतजार किया, अधिक मूल्य का कुछ या कम से कम उसे चूमने से पहले, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। एक बार जब वह आभूषण के नाजुक टुकड़े पर पीछे मुड़कर देखा तो उसका मूड फिर से उज्ज्वल हो गया। ये ठीक था, नोरा को खुद सोचा। उसके पास ट्यूब था जो उसे पिशाच के उच्च वर्ग के साथ हेदी को नीचे लाने में मदद करता था। और ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ सुंदर होने के नाते बैठा था। उसके परिवार ने उसे कम करके आंका हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने भी किया। एक महिला की नफरत और बदला असीम था। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि उसकी तथाकथित बहन पहले से ही वहां एक दोस्त बना चुकी थी। वह डोरियन स्कैथलोग के साथ प्यार में पड़ गई थी और वह जानती थी कि उसके जैसे एक आदमी को फंसाना मुश्किल था और समय लगेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि उसने अपनी बहन को प्राथमिकता दी थी। नोरा ने हेदी को इस हद तक नापसंद किया कि वह उसे मारने के बिंदु पर चली गई थी। ड्यूक स्कैथलोग के संपर्कों के साथ उसने अपनी बहन और उसके वर्तमान परिवेश के बारे में जानने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए उन्हें चतुराई से उपयोग किया था। जिन पुरुषों को वह अंततः अपने चाचा की मदद से काम करने के लिए इकट्ठा हुए थे, उन्होंने झूठ खिलाकर अच्छी तरह से काम नहीं किया। दुर्भाग्य से हेदी की किस्मत उससे अधिक मजबूत थी कि जिस दिन उसने गणना की थी वह भयानक हो गई, क्योंकि हेदी उस दिन मेयर्स हवेली में नहीं गई थी और पुरुषों ने इसके बजाय एक नौकरानी को मार डाला था। हेदी योजना में एक छोटा सा झुका था ड्यूक तैयार किया गया था, और यहाँ तक कि अगर वह चली गई थी तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि डोरियन एक वैकल्पिक कार्य के साथ आएगा। वह उसे चला गया और वह सब उसके लिए मायने रखता था। वह गद्दे से गहरी सांस लेते हुए बिस्तर पर वापस गिर गई। वह एक और योजना की तलाश करेगी, नोरा को उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान के साथ सोचा। शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 116 हेदी और लॉर्ड सी 116 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 116 भाई और चचेरे भाई भाग 3 बोनेलेक के पश्चिम साम्राज्य में हेदी घास भरे जमीन पर बैठे भेड़ के बच्चे को पालतू जानवर के लिए बैठे थे कि वह भेड़ के झुंड के बाकी हिस्सों के साथ ध्रुव के पास बंधे पाया था। ये पूरे बहुत से सबसे कम उम्र का था। मिलारी, ये बटलर था जो उसे अपने मास्टर के आदेश पर लाने के लिए आया था। भगवान निकोलस अध्ययन कक्ष में आपकी उपस्थिति का अनुरोध करता है। श्री लॉसन और लेडी वेनेसिया कुछ क्षण पहले आए हैं। नाम पर हेदी ने मेमने को पेटिंग बंद कर दिया और अपना हाथ वापस ले लिया। Your dream home is closer than you think housing.com विज्ञापन पब फ्यूचर द्वारा। ठीक है, मुझे पता करने के लिए धन्यवाद। हाइडी ने उसे धन्यवाद दिया और उसे भेड़ के बच्चे को देखा। स्टेनली, सब कुछ ठीक है? उसने उससे पूछा। हाँ मेला, हम, उसने उससे पूछा और वे दोनों हवेली में चले गए, अध्ययन कक्ष की ओर। जब हेदी पहुंचे, वेनिस वॉरेन और निकोलस मौन में एक शब्द के बिना सोफे पर बैठे थे। वह नहीं जानती थी कि वेनिस वॉरेन के साथ रून हवेलीन का दौरा करने जा रही थी। अब जब वह निकोलस के साथ आत्मा के बंधन के कारण वॉरेन से शादी नहीं करने वाली थी, तो उसके लिए पिशाच के साथ अपने भविष्य के बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन महिला ने अभी भी अपनी संकीर्ण आंखों के साथ अपनी उपस्थिति के साथ असहज बना दिया जो अब उस पर केंद्रित थी।
और फिर वॉरेन था। श्री रुफस ने निकोलस और उसके बारे में जानने के बारे में वॉरेन के बारे में उसे बताया था। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। स्पेयर सीट लेते हुए जो उसके बगल में थी, वह सोच रही थी कि उसे क्यों बुलाया गया था। हेडी, और वह उसे सुनने के लिए पिशाच की ओर मुड़ गई। परिषद के हाथ साम्राज्य में चल रहे वर्तमान संघर्ष से भरे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास आपके और वॉरेन शादी की बात आने पर ढलने का समय है। 1 महीने से भी कम समय में आप और वॉरेन शादी करेंगे। मैंने पहले ही अपने दर्जी से यहाँ आने और यहाँ आने के लिए कहा है ताकि हम उस दिन के लिए आवश्यक कपड़े सिलाई शुरू कर सकें। और कृपया कुछ भी बदल न दें। आपको बस इतना करना होगा कि वह खड़ा हो और आदमी को अपना काम करने दें। पब फ्यूचर विज्ञापनों द्वारा विज्ञापन। हाँ, लेडी वेनिस, हेदी बाध्य। उसके होंठ दबाने के बाद उसने वॉरेन को कहीं और देखने के लिए जवाब दिया, जबकि निकोलस एक छोटी मुस्कान के साथ वहां बैठे। ऐसा लग रहा था कि उनमें से 3 के अलावा वेनिस को पता नहीं था कि दृश्यों के पीछे क्या चल रहा था। शेष समय हेदी ने वेनिस को सुनने में अपना समय बिताया, क्योंकि महिला अपने बेटे वॉरेन के लिए पारंपरिक शादी करना चाहती थी। एक पिशाच के साथ शादी करना एक सामान्य मानव की तुलना में अधिक थकाव महसूस करता था, क्योंकि वास्तविक विवाह होने से पहले कई अलग अलग कार्यवाही होती थी। वह सोचती थी कि क्या निकोलस और उसके पास इसके समान कुछ होगा। हेदी ने वॉरेन से पूछा, यह अच्छी तरह से चल रहा है, उसने जवाब दिया, मौन उन पर गिरने से पहले। उन्होंने मुझे उन चीजों में से अधिकांश सिखाया जो मैं इस कम समय में सीख सकता था। मैंने अब खुद से अध्ययन करना शुरू कर दिया है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके पास हवेली कर्तव्यों हैं। यदि आप चाहते हैं कि मुझे आपको एक शासन सौंपना है तो मैं ऐसा करने में खुश रहूंगा। उसने अपने शब्दों में अपना सिर हिला दिया। ये ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं शासन के शौकीन हूँ। मैं अपने आप से ठीक हो जाएगा। बातचीत जारी रखने के प्रयास में हेदी आश्चर्य है कि क्या वह जरूरत से अधिक बात की थी के रूप में पिछली शासन की सिफारिश की थी उसकी मां द्वारा। एक सोर है, अब से 2 दिन है। क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन पढ़े उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 117। हेदी और लॉर्ड सी 117 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 117 भाई और चचेरे भाई भाग 4। उसने देखा कि कुछ दिनों से वॉरेन को रवैया में बदलाव आया था। ऐसा था जैसे वह उसके साथ उसे आमंत्रित करके एक तालमेल बनाने की कोशिश कर रहा था। उन सभी ने तब तक खेलने का फैसला किया था जब तक कि सच्चाई बैग से बाहर नहीं थी, लेकिन इसने उसे विचार किया कि निकोलस ने वॉरेन और उसके समय को एक साथ बिताने के बारे में क्या सोचा था। निश्चित रूप से, उसने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसे नहीं पता था कि क्या उसने इसकी कल्पना की थी, लेकिन एक क्षण भंगुर दूसरे के लिए उसने महसूस किया कि उसकी आंखें उसकी आंखों पर वापस देखने से पहले उसकी गर्दन के चारों ओर घूमती हैं। ये सेंट बुलेवार्ड एस्टेट में हमारे परिवार और दोस्तों के लिए एक बड़ी सभा है, उन्होंने समझाया। सोफे से उठकर वह उससे बात करने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुक गया। हेदी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। वह उसका सामना करने के लिए चारों ओर मुड़ गया। क्या आपको लगता है अभी भी एक मौका है? उसके ब्राउज पहेली में फुरो हो गए इससे पहले कि वह क्या मतलब था। Why this home might be your next big decision together housing.com विज्ञापन पब फ्यूचर। क्या ये बहुत देर हो चुकी है? उसने उसे अपने चेहरे पर एक भावनात्मक अभिव्यक्ति के साथ पूछा। उसने निकोलस के लिए अपनी भावनाओं के बारे में बात करने के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन वॉरेन ने उसे अपनी कबूल से आश्चर्यचकित किया। अगर यह संभव है तो मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें पसंद है। उसके होंठ भाग गए, लेकिन बोलने के लिए कोई शब्द नहीं। जब उसने वॉरेन के बारे में पूछा था, निकोलस ने उसे बताया था कि वह संघर्ष को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था, लेकिन उसे क्या कहना चाहिए था? अगर वह सही थी, तो वॉरेन ने अपने संदेह की पुष्टि की थी कि निकोलस ने अपनी गर्दन को चिन्हित करने के लिए थोड़ा सा था। जाहिर है कि निशान छिपा हुआ था जिसके कारण कोई भी नहीं देख सकता था। यह अभी भी एक रहस्य था, हालांकि यह लेटिस के सामने कैसे दिखाई दिया था। उसने चाहा कि किसी ने अभी उन्हें बाधित कर दिया, लेकिन किसी ने भी अध्ययन कक्ष में दरवाजा खटखटाया या खोला नहीं। ये कुछ हिस्सा था जिसे उसे तैयार करना चाहिए था, लेकिन जो जानता था कि वॉरेन इस तरह उसे कबूल करेगा। वॉरेन एक सज्जन थे। निश्चित रूप से वे गुलामी के बारे में नहीं आए थे, लेकिन वह एक अच्छा आदमी था और वह एक सीधा जवाब पाने के लायक था। ये सोचकर कि हेदी ने एक बार कहा था, मुझे खेद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी भावनाओं को वापस कर सकता हूँ वॉरेन। तो देर हो चुकी है। वॉरेन ने उसे एक दुखद मुस्कान दी। ये सिर्फ इतना नहीं है। उसने अपना सिर हिला दिया। मुझे लगता है कि हम में से कुछ एक अलग स्तर पर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं,
भले ही विचार समान न हों। कभी कभी आप उन लोगों से मिलते हैं जो आपको स्वीकार करेंगे चाहे आप बिना किसी शब्द के और कौन हैं, और जब आप करते हैं तो आप मदद नहीं कर सकते लेकिन प्यार में आगे गिर सकते हैं। क्या आप उससे कितना प्यार करते हैं? वॉरेन ने बातचीत में निकोलस का नाम लेने के बिना पूछा। मैं करता हूँ। हीदी ने धीरे से उसे देखने से पहले मंजिल पर नीचे घूर मुस्कुराया। वॉरेन, आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं और भले ही हमने ज्यादा समय नहीं बिताया है कि आप मेरे लिए बहुत दयालु रहे हैं। मैं इसके लिए आभारी हूँ, लेकिन मुझे खेद है कि मैं आपकी भावनाओं को वापस नहीं कर सकता क्योंकि मेरा दिल किसी और का है। मुझे आशा है कि आपको एक अद्भुत व्यक्ति मिलेगा, वॉरेन ने सिक किया। मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश सीधे होने की आपकी आकर्षक गुणवत्ता की प्रशंसा करते हैं। निकोलस को खुद सहित मुझे यकीन है। ईमानदार होने के लिए धन्यवाद। वह उसके प्रति कोई बीमार भावना नहीं पकड़ने पर मुस्कुराया। मुझे आशा है कि वह आपको खजाना देता है। हेदी ने महसूस किया कि उसके गाल लाल हो गए और उसने मुस्कुराए सिवाय कुछ नहीं किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ सोअर के साथ मिलूं, जिसका आपने पहले उल्लेख किया था? केवल अगर आप तैयार हैं। हमें ट्रूस की अंतिम पंक्ति के करीब होना है। हेदी को खुशी थी कि वॉरेन ने बिना किसी रिटॉर्ट के उसे ईमानदार भावनाओं को लिया। कम से कम इस तरह अब उनके बीच कुछ भी अजीब नहीं होगा। जब हेदी और वॉरेन कमरे से बाहर चले गए, वेनिस और वॉरेन के रूप में हवेली प्रवेश द्वार के बाहर जा रहे थे, तो वॉरेन ने निकोलस से उनके बीच बातचीत रखने के लिए एक कम स्वर में बात की। मुझे पता है कि आप हमें सुन रहे थे, वॉरेन ने कहा कि निकोलस ने अपनी पूरी तरह से आकार की भान को उठाया। क्या मैं अब था? मैं तुम्हारे लिए पर्ची करने के लिए इंतजार करूंगा। एक बार जब आप करते हैं तो मैं उसकी देखभाल करूंगा, वॉरेन ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपने चचेरे भाई से कहा। मैं इसके बारे में मजाक नहीं कर रहा हूं। बेशक आप नहीं हैं, लेकिन आप असंभव की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ध्यान रखें चचेरे भाई, निकोलस ने अपना हाथ लहराया। वॉरेन ने लॉसन के हवेली में ले जाने से पहले गाड़ी में कदम रखा। हेदी ने निकोलस को उस गाड़ी को देखा जो मोटे जंगल में गायब हो गई थी, और जब वह चारों ओर मुड़ गया तो वह सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी डराने वाली आंखें उसके कमजोर मानव दिल के लिए संभालने के लिए बहुत अधिक थीं, लेकिन वह उस पर वापस घूरना जारी रखती थी। उसने अपना रास्ता बना दिया जहां वह थी और उसे अपने होठों पर चूमने के लिए झुका दिया। गुजरने वाली नौकरानी और नौकरियों के चौंक गए भावों के बारे में परेशान नहीं किया। नौकरों ने अपने स्वामी के मामलों के बारे में चुप रहने की शपथ ली थी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया। वह उसके सिर वापस झुकाया ताकि वह उसे वापस चुंबन कर सके। यह एक मीठा चुंबन था जिसने उसे अपने पैर की उंगलियों को कल बनाया। वापस खींचते हुए उसने निकोलस को एक पूर्ण मुस्कान दे दी जिसने उसे सावधान कर दिया, और बदले में उसने उसे चिकले बना दिया। अब जब उपद्रव चला गया है तो हम एक साथ कुछ गुणवत्ता समय क्यों नहीं बिताते हैं? उन्होंने अपने हाथ को टग करने से पहले कहा जो उन्होंने अपने में आयोजित किया था। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने उसे उत्साह की एक चिंगारी के साथ उत्सुक पूछा। रात के लिए जंगल में शिकार, और उसने उसे घुड़सवार शेर की ओर ले जाने दिया। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन। पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 118 हेदी और लॉर्ड सी 118 अध्याय 118 कोल्ड ब्लड पार्ट 1 एक सीधी रेखा में तीर। अखरोट को मारना जो पेड़ की स्टंप पर रखा गया था, इसे इसके पीछे के पेड़ को मारने से पहले बल में लेने के लिए। निकोलस स्टंप की ओर चले गए और उस पर एक और छोटा अखरोट रखा। प्रभु की सामान्य शिकार शैली की तुलना में जहां वस्तु हमेशा एक जानवर थी, उसने हेदी के लिए एक गोले का उपयोग करने का फैसला किया, अच्छी तरह से जानते हुए वह अभी तक एक जानवर पर अपने तीर को आकर्षित करने में सक्षम नहीं होगा। क्या सभी शिकार में इस अच्छे पिशाच कर रहे हैं? हेदी ने निकोलस से पूछा कि वह अपनी छाती के करीब अपना धनुष पकड़ते हुए। ये धनुष वॉरेन ने उसे उपहार में दिया था। यह एक अतिसंवेदनशीलता है मनुष्यों के पास पिशाच के बारे में है। हम अमानवीय शक्ति और जीवन शक्ति के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन अगर एक पिशाच काम नहीं करता है और अभ्यास नहीं करता है तो वह किसी भी अन्य नश्वर होने की तरह होगा। ये सब कड़ी मेहनत करने के बारे में है। यहाँ उसने तीर को उसे सौंप दिया। पिछली बार वह निकोलस के साथ शिकार करने के लिए बाहर गई थी और अन्य वह लक्ष्य में सही हिट करने के लिए भाग्यशाली थी, लेकिन वह एकोन के खोल को मारने के बारे में निश्चित नहीं थी जो अभी भी उसके सामने रखी थी। लक्ष्य से दूर नहीं एक स्टैंड लेने। वह अपने धनुष और तीर उठाया, लक्ष्य करने की कोशिश कर रहा है के रूप में वह एक आंख बंद जबकि एक को एकोन पर रखने की कोशिश कर रहा है। जब उसने तीर जारी किया तो यह एक और दिशा में उड़ गया जिससे उसकी आंखें उसकी स्क्विंट बन गई। पहली बार हमेशा त्रिपाठी होते हैं। फिर से कोशिश करो, उसने सुना निकोलस उसे प्रोत्साहित करते हैं, जो अब एक पेड़ पर अपनी पीठ झुका रहा था।
हेदी ने अपने हाथ में एक नया तीर लिया, धनुष के खिलाफ इसे स्थिति में रखते हुए जैसा उसने लक्ष्य करने की कोशिश की। एक गहरी सांस लेने के लिए वह डबल चेक किया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह सही था। पिछली बार बहुत भाग्यशाली रहा था, या शायद आज उसका दिन नहीं था। चारों ओर मुड़ते हुए निकोलस ने उसे एक मुस्कान की पेशकश की, इससे पहले कि वह पेड़ के खिलाफ अपने शरीर को धक्का दे। जमीन पर रखी बंडल से एक तीर उठा और उसके पीछे खड़े होने के लिए चला गया। चलो शुरू से ही शुरू करते हैं, क्या हम? अपना हाथ ऊपर उठाते हुए धनुष को पकड़ते हुए उसने अपने दोनों हाथ को अपने कंधों पर रखा ताकि इसे थोड़ा बाईं ओर चालू किया जा सके। लेकिन निकोलस के हाथ वहां आराम करने के लिए नहीं रुक गए। यह उसकी पीठ की ओर यात्रा की, इसे धीरे से धक्का। एक हाथ ने अपने पेट के लिए अपना रास्ता बना दिया, इसे अंदर तक करें, उसके शब्द उसके कान में ब्रश करते थे। जंगल की अभी भी ध्वनि के साथ जो उन्हें घेरता था। हेदी को लगा कि उसके शरीर में हर एक तंत्रिका जीवित आती है। उसके विश्वासघाती शरीर ने सुना और उसके शब्दों का जवाब दिया। उसे उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की तुलना में उसे मारा जाना था। जब उसकी नाक उसके कान और उसके बालों के खिलाफ चकित हो गई, तो उसने एक मीठी आवाज में उससे बात की जो थोड़ा सा सांस लेने से बाहर निकली। आप बहुत बुरे शिक्षक हैं। ये कठोर है, उसने खुश होकर जवाब दिया। आप ठीक कर रहे थे जब वॉरेन आपको सिखा रहा था। क्या वह एक अनुपालन मैं सुनता हूँ, सरदार? उसने मुस्कुराते हुए एकोन से अपनी टकटकी नहीं हिलाई। और अगर यह है तो क्या होगा? मैं बहुत सी चीजों में वॉरेन से बेहतर शिक्षक हूँ। अपने हाथ को तीर पर रखें। उसने अपने कान को बिट किया और उसने एक तेज सांस ली। मैं क्या कह सकता हूँ? उसने उसे अपनी बाहों में रखा। आप इतने विचलित हैं कि मैं खुद को काटने से नहीं रोक सकता। अंत में चकलिंग उसने उसे तीर को जाने देने के लिए प्रेरित किया और उसने अखरोट को मारने के लिए किया। वाह, यह मारा गया, उसने आश्चर्य में बकवास किया। बेशक ये किया। मैं एक लक्ष्य याद नहीं है। हेदी सुना निकोलस पीछे बात के रूप में वह जमीन पर रखी तीर लेने के लिए उससे दूर कदम रखा। अब आओ, हम अभी भी रात का खाना है। और वह चला गया के रूप में उसके पीछे चला। जंगल में कुछ स्थानों पर पेड़ किसी भी और हर जगह बढ़ गए थे, जिसके कारण हेदी को निकोलस के पीछे अपनी गति से बने रहने के लिए चलना पड़ा। इसने उसे उस आदमी की व्यापक पीठ की प्रशंसा करने की अनुमति दी जिसने उसकी कमर को कम कर दिया। ये थोड़ी देर हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया था और यह अभी आनंदित महसूस हुआ था। केवल अगर समय रुक सकता है, तो हेदी को सोचा, क्योंकि उसने निकोलस को देखा था। उसके काले बाल हवा के साथ चले गए जो जमीन में धीरे धीरे बह गए, और जब वह उसे देखने के लिए एक पल के लिए बदल गया, तो उसने अपना हाथ उठाया ताकि वह उसका हाथ पकड़ सके। उसका दिल उसकी छाती में निचोड़ा और भगवान के चेहरे पर मुस्कान ने उसे बताया कि उसने उसकी प्रतिक्रिया देखी। आपने तीरंदाजी सीखना कब शुरू किया था? कई दशकों पहले। मुझे लगता है कि यह मेरे पिता के साथ रहने के बाद था, उन्होंने उसे जवाब दिया, शाखा को धक्का दिया जो उनके रास्ते में बाधा डालता था। उसे याद करते हुए कि उसने अपने पिता को मार डाला था, उसने सोचा कि क्या हुआ था कि उसे अपने पिता को मारना पड़ा था। क्या इसका कोई कारण था या उसने बिना किसी व्यक्ति को मार डाला था? बोनेलेक के व्यक्तित्व के साथ यह कहना मुश्किल था कि क्या था, लेकिन वह उसके बारे में और जानना चाहती थी। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसने उसे देखा क्योंकि वे अब एक तरफ चल रहे थे। तुमने अपने पिता को क्यों मार डाला? मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन। पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 119 हेदी और लॉर्ड सी 119 अध्याय 119 कोल्ड ब्लड पार्ट 2। कुछ दिन पहले जब वे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि उनके पिता इसके लायक थे, लेकिन उनके पिता की मृत्यु या उनकी मां का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसने इसे अजीब पाया और उसे पता था कि अतीत में कुछ कब्र हुआ होगा, कि यहाँ तक कि अधिकारियों ने इसके बारे में उल्लेख नहीं किया था। जब तक वे नहीं जानते कि वास्तव में क्या हुआ। यह एक परिकथा कहानी नहीं है और संभावना है कि आप इसे पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मेरी दादी, जब उसने मेरे दादा रेनॉल्ड्स पेरोन से शादी की तो उसने 3 बेटियों को जन्म दिया। सबसे बड़ी बेटी वेनेसिया थी, दूसरी एक गुइलेन थी और सबसे छोटी मेरी माँ लुईस थी। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकांश शुद्ध रक्तहीन परिवार को अपनी रक्त रेखा रखना पसंद है क्योंकि यह उनके परिवार की रेखा को सुली देना चाहता है। यदि आप वेनेसिया के बारे में पूछने जा रहे हैं, तो वह एक शुद्ध रक्त पिशाच से शादी कर ली थी, लेकिन उन्होंने आत्मा बंधन नहीं बनाया था। आपकी तरह विवाह पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से किए गए थे। जिस परिवार से मैं आया हूँ, वे बिल्कुल ऐसे लोग नहीं हैं जो जीवन भर निपटान की तलाश में हैं। लेकिन आपने मेरे साथ एक आत्मा बंधन बनाया। हेदी ने कहा कि वह कहने से पहले उसे नोट देखने के लिए कहा। हर जगह एक काली भीड़ है जो आदर्श से चीजों को करती है।
उन्होंने कहानी जारी रखने से पहले कहा, मेरी माँ सबसे छोटी थी आश्रय और उसके पूरे जीवन की रक्षा की गई थी। इसके अलावा भले ही वह पिशाच थी, लेकिन उसके पास कमजोर स्वास्थ्य था। मैंने रिश्तेदारों से सुना है कि जब वह बड़ा हुआ तब भी वह एक बहुत ही कोमल व्यक्ति थी। अपने भाई बहनों के बीच उम्र के अंतर के साथ वह मेरे दादा दादी के साथ घर पर रही, जिन्होंने उसे मनुष्यों द्वारा हड़ताल होने के डर से हवेली के बाहर कदम नहीं उठाने दिया, जो पिशाच के अस्तित्व के विचार में स्वागत नहीं कर रहे थे। मेरे दादा दादी ने मेरी माँ को बाहरी दुनिया से बचाया, लेकिन हवेली और परिवार में होने वाले खतरे को महसूस नहीं किया और समझ नहीं पाया। उनके शब्द संतुलित थे, बिना किसी भावना के। मेरे दादा के पास विल्हेम नाम का एक बड़ा भाई था जो अक्सर उनका दौरा करता था। एक दोपहर जब मेरे दादा दादी दोनों एक सोयरी के पास गए थे, तो उन्होंने मेरी माँ को हवेली में छोड़ दिया था। जब विल्हेम ने उसके बेडरूम में उसके साथ बलात्कार किया था, हेदी ने उसे चौंककर आंखों से देखा। निकोलस ने उसे चेतावनी देने के बाद कहानी सुनने के लिए खुद को तैयार नहीं किया था, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिसके लिए उसने तैयार किया था। मैंने आपको बताया कि यह एक परी कथा नहीं थी। यह नहीं जानते कि क्या कहना है। उसने माफी मांगी, मुझे खेद है, हमें खेद है। मैं उस दिन हुई गैरकानूनी वर्जित अधिनियम का बहुत बच्चा हूँ। उसका मुंह सूखा गया क्योंकि उसने अपने शब्दों को संसाधित करने की कोशिश की। वह चीजों को बेहतर बनाने के लिए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अगर उसने कुछ भी कहा तो अतीत अभी भी अपरिवर्तित रहेगा। क्या यही कारण है कि उसका परिवार उसके प्रति शत्रुतापूर्ण था? मेरे दादा दादी के बारे में पता लगाने के बाद उनका पहला विचार पारिवारिक बंधन को तोड़ना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उस समय विल्हेल्म केवल बोनेलिक के तीसरे स्वामी के रूप में जगह ले ली थी। यदि शब्द बाहर निकल गया तो कोई कह नहीं रहा था कि अन्य इसके बारे में क्या सोचेंगे। ऐसा नहीं था। उन्होंने उन्हें एक निजी सेटिंग में शादी कर ली, लेकिन अगले हफ्ते मेरी माँ साम्राज्य से बिना किसी निशान के गायब हो गई। वह बच गई। हेदी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। कोई भी उसे या उस लड़के को ट्रैक करने के करीब नहीं आया जिसे उसने जन्म दिया था, लेकिन कुछ भी हमेशा के लिए छिपा नहीं रहता है। यहाँ तक कि चंद्रमा एक बादल मौसम के बाद आकाश में दिखाई देता है। निकोलस ने जंगल के मोटे में दूर देखा। तारानकन वह लड़का जो अपनी माँ के बगल में चला गया, जिसने उसका पूरा चेहरा ढक लिया था, केवल उसकी आंखों से एक छोटा सा हिस्सा खुला छोड़ दिया। व्यस्त बाजार को देखा जिसे वह आदी हो गया था। सड़कों का ये पक्ष हमेशा सभी दिशा में चलने वाले लोगों के साथ व्यस्त था। वह अपने पटरियों में रुक गया जब उसकी माँ ने पास के समाचार स्टैंड पर अपने कदमों को रोक दिया, जिसने स्थानीय समाचार बेचा। तारानकन औरत ने अपने हाथ में अखबार उठाया, उन शब्दों पर करीब से नजर डालते हुए जो बोल्ड हेडलाइन के बाद लिखे गए थे। पेरोन की सबसे छोटी बेटी की खोज नहीं मिली। क्या यह एक हत्यारा था जिसने उसे मार डाला? तारानकन लुइस पेरोन ने इसे स्टैंड पर वापस रखा और अपने 8 साल के बेटे के साथ चला गया। घर वापस आ रहा है। वह दरवाजा और खिड़कियों बंद कर दिया। तारानकन लुइस पेरोन और उसका बेटा छोटे गांव की सीमाओं में रहता था, जो बोनेलिक के मुख्य शहर से दूर नहीं था। यह मानव भूमि थी जिसने उन्हें अपने परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा होने से सुरक्षित रखा था, लेकिन ये पिशाच के लिए रहने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित जगह नहीं थी। शुरुआती दिनों के दौरान लुइस को रक्त के शिकार के लिए आने पर चारों ओर घूमना बेहद मुश्किल लगा था। उसने कभी भी हत्या करना नहीं सीखा था, क्योंकि इससे पहले कभी भी जरूरी नहीं था, लेकिन पेरोन हाउस छोड़ने के बाद ये सब अस्तित्व के बारे में था। उसके लिए उत्तरजीविता, और उस बच्चे ने उसे उठाने का फैसला किया था। यहाँ ठीक होना चाहिए, उसने कहा। तारानकन कपड़े को बंद करना जो उसके चेहरे को कवर कर रहा था। हाँ माँ, लड़के ने जवाब दिया, पिंजरे खरगोशों को कोने में रखकर जो उन्होंने जंगल में पकड़ा था। लड़का तो खिड़की के बाहर देखा, घर के बाहर अपनी उम्र के आसपास लड़कों को देखने के लिए ध्यान से अपनी माँ को अतीत पाने की कोशिश कर रहा है। वह दरवाजा खोल दिया उसकी माँ उसे करने के लिए बात सुनने के लिए। तारानकन, तुम कहाँ जा रहे हैं? निकी। मैं उसकी माँ ने अपनी माँ को छोड़ दिया। जो कुछ भी वह रसोई में कर रही थी, वह अपने बेटे के सामने खड़े होने आई, जबकि उसे धीरे से तोड़ने के लिए उसके सिर पर हाथ रख रही थी। मुझे खेद है प्रिय, मैं वास्तव में हूँ। उसने धीरे से उससे बात की। काश मैं आपको बाहर खेलने के लिए दे सकता हूँ, लेकिन आपने अभी तक अपनी प्यास पकड़ना नहीं सीखा है, और अगर उनमें से कोई भी इस बारे में पता चला कि हम वास्तव में कौन हैं, चीजें अच्छी तरह से नहीं चलेंगी। मुझे खेद है माँ। लड़के ने अपनी माँ को देखने से पहले अपने पैरों पर देखा। तारानकन मत बनो। वह अपने माथे को चूमने के लिए नीचे झुका। यह आपकी गलती नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। मैं आज रात के खाने के लिए अपने पसंदीदा क्यों नहीं बना? उसने उसे अपने सिर जोर से देखने के लिए कहा।
तारांकन तारांकन दिन उन दोनों के लिए मुश्किल थे, लेकिन वे किसी भी तरह से इसे मिला। लोगों से छिपाकर उन्हें अपने पास रखो। तारांकन एक शाम निकोलस अपनी माँ को जमीन पर खोजने के लिए वापस लौट आए, जो कुछ पुरुषों के साथ उसे घेरते थे, जो उसे अपने हाथ में धातुओं से घेरते थे। उसके सिर से खून निकल गया क्योंकि उसने वहां अपने बेजान शरीर के साथ मृत रखा था। तारांकन 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 माँ, वह एक और आदमी द्वारा खींचने के लिए चिल्लाया। तारांकन वह चिल्लाया और थके हुए क्योंकि दो अन्य पुरुष उसे बांधने आए। तारांकन तारांकन जैसा कि निकोलस एक युवा और बढ़ते पिशाच था, उन्होंने खुद की रक्षा करने के तरीके को नहीं सीखा था। जब उसने अपना मुंह खोला तो इसे तार के तार से बंधा गया था ताकि वह किसी को काट न सके। जिन लोगों ने अपनी मां को मार डाला था, एक पिशाच होने के एकमात्र कारण के लिए वह और उसकी मां उसी गांव के इंसान थे जो वह और उसकी मां में रहते थे। पुरुषों ने उसके शरीर को फाड़ दिया, अंग को अंग और फिर लड़के के सामने टुकड़ा करने के लिए टुकड़ा किया, जिसे उन्होंने उसे देखने के दौरान बांध दिया था कि उन्होंने अपनी मां के साथ क्या किया था। तारांकन लड़का घर में 5 दिनों तक अकेला रह गया था, उसकी मां के कटा हुआ शरीर के सामने खून के साथ जो छोटे कमरे के कोनों में बह गया था, जमीन को विसर्जित करने के लिए वह जिस जमीन पर बैठा था। लड़का उल्टी हो गया और अपने परिवेश के साथ बीमार हो गया। तारांकन छठे दिन हवा ने बोनेलिक के पूरे साम्राज्य को मारने वाले पिशाच के बारे में पकड़ा था। पेरोन उस जगह तक पहुंचने के लिए जल्दी थे जहां उनकी बेटी और उनके पोते थे। तारांकन शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 120 हेदी और लॉर्ड सी 120 अध्याय 120 कोल्ड ब्लड पार्ट 3। कोई भी नहीं जानता कि उन्होंने मुझे क्यों जीवित छोड़ दिया। ये कुछ ऐसा था जिसे कोई समझ नहीं पाया। प्रभु का एकमात्र उत्तराधिकारी होने के नाते मुझे विल्हेम रूने की हवेली को भेजा गया था और मेरी मां के साथ जो कुछ भी हुआ उसके कारण मैंने प्रभु को मार डाला और 20 साल तक अधिग्रहण किया। दुर्भाग्य से मैं मनुष्यों को पकड़ नहीं सका क्योंकि परिषद ने जो हुआ था उसकी सच्चाई खोजने के बाद उन्हें निष्पादित किया था। निकोलस ने पीछे से तीर उठाकर और कुछ हिस्सा लक्ष्य दिया जिसे हेदी अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सका। उसे देखकर और एक आंख की झपकी में तीर को रिहा करने से पहले उसे एक और ले लिया। केवल इसे जारी करने के लिए उसने जमीन पर झूठ बोलने वाले एक स्टैग खोजने के लिए अपने कदमों का पालन किया। एक तीर जो अपनी दोनों आंखों को छेदता था जबकि दूसरा निस्संदेह अपने दिल से चला गया। हमने अपना रात का खाना पाया। वह मुस्कुराया, अपने हिंद पैर से खींचने के लिए स्टैग में जा रहा है। अब वापस से चलो क्या हम। हेदी केवल नोडेड और वापस चला गया जहां निकोलस ने अपने घोड़े को बांध लिया था। जैसा कि आज सिर्फ उन्हें था, वह केवल अपने घोड़े को लाया था, उसके साथ अपने घोड़े पर सवारी कर रहा था। अपने रास्ते पर वह चुप रही। वह और उसकी मां के माध्यम से क्या चला गया था के लिए खेद महसूस कर रहा था। निकोलस वैसे भी परेशान नहीं लग रहा था और इससे उसे लगता था कि क्या उसके लिए और अधिक परतें थीं या जिन घटनाओं से वह गुजर गया था उन्हें उस व्यक्ति में बदल दिया था। जब हवेली आ गई तो बटलर अन्य 2 पुरुषों के साथ स्टैग लेने आया। निकोलस ने उसे घोड़े से नीचे उतरने में मदद की और उसने खुद को नीचे कदम रखा। हेदी सुंदली के अंदर चला गया। विचार निकोलस ने उसके साथ साझा किए थे उसमें खो गए थे। यह उसके चरित्र के कारण नहीं था कि लोग दूर रहे और उससे बच गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि निकोलस का जन्म विभिन्न परिस्थितियों में हुआ था। वह अंततः अपने और वॉरेन के रिश्तेदारों के शब्दों को टुकड़ा कर सकती थी। चाची मार्जरी ने अपने होठों का पीछा किया। अब वह है। महिला ने अपने होठों का पीछा करने से पूछा, शुरुआत में मुझे समझ नहीं आया कि परिषद अकेले वहां लड़की को कैसे भेज सकती है। मेरा मतलब है कि कोई माँ या बहन साथ नहीं है, लेकिन ये सुनना अच्छा है कि वह केवल लड़की की तलाश में है क्योंकि सिर परिषद ने उससे पूछा था। वह मोटी खून बह रहा है। कुछ महिला ने अपने सिर को चकित कर दिया, जबकि हेदी ने सोचा कि क्या शब्द मोटी त्वचा वाली को मोटी खून के रूप में बदल दिया गया था। मुझे पता है आपका क्या मतलब है। हम सभी इतने चिंतित थे। एक और रिश्तेदार ने बात की, छिपी अवमानना होते हुए उसके पैरों को पार करने के बाद उसकी पोशाक को उचित बनाते हुए। लोग कभी नहीं बदलते हैं। रक्त वह होता है जो बहता है। पेरोन और अन्य परिवार किसी ऐसे व्यक्ति को दोष देने के लिए कठोर और निर्दय थे जिसका इस मामले पर कोई नियंत्रण नहीं था। उसकी आंखें उसकी मृत मां और उसके दिल दर्द में क्लेंच में अकेले उसके बारे में सोचा पर आंसू से भर गया। निकोलस जो उसे देखने के लिए बदल गया था ने उसकी आंखों से फिसलने वाले अज्ञात आंसू को पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया। वह उसकी आंखों में घूर रहा था। अपनी टकटकी को तोड़ने के रूप में एक मुस्कान ने उसके होठों के लिए अपना रास्ता बना दिया। हम सभी के पास हमारे अतीत है जो कुछ से डरा हुआ है, लेकिन क्या यह नहीं है कि हम आज क्या हैं।
उसने अपनी कमर के चारों ओर अपनी बाहों को गले लगाने के लिए घायल कर दिया, उस लड़के को सांत्वना देने के प्रयास में जिसने अपनी मां को उसके सामने इतनी भयानक रूप से खो दिया था। ये सच था कि लोगों ने अनुभव की चीजों ने एक व्यक्ति बनाया जो वह था, लेकिन यह वही था जो उन्होंने बदल दिया था। अगर यह निकोलस की जगह में कोई और था तो लड़का लोगों या रथ के आसपास होने का डर होता, खुद को एक कोने में कूप करना जब तक कि देने के लिए कोई और जीवन नहीं था। लेकिन निकोलस इस तरह से बाहर नहीं निकला था, इसके करीब भी नहीं। इसके बजाय उनके चरित्र ने एक पूर्ण परिवर्तन किया था। वह लोगों को मारने का आनंद लेता है। उसके हाथों पर किसी और के खून ने उसे उत्साह की भावना दी। थोड़ी देर के बाद हेदी ने पूछा, यदि आपने उस आदमी को मार डाला तो आप कैसे बच गए? क्या परिषद सख्त नहीं है जब ये प्रभुओं की बात आती है? वे हैं। लॉर्ड साम्राज्यों के सिर बहुत ज्यादा हैं, इसलिए सभी मामलों को व्यक्तिगत रूप से सिर परिषद द्वारा संभाला जाता है। निकोलस ने मुस्कुराया जैसे वह अंदर मजाक पर हंस रहा था। जब तक परिषद के सदस्यों का निरीक्षण किया और एक रिपोर्ट दायर की, ये लिखा गया था कि एक खरगोश जानवर काटने के निशान के कारण भगवान के सिर फाड़ दिया। हालांकि वहां परिषद के नेता थे जो मुझे दोषी पाया, उसके किसी भी शब्द का कोई सबूत नहीं था। वे खरगोश जानवर नहीं मिल सका और अंत में मामले को खारिज कर दिया। हेदी को नहीं पता था कि क्या उसे निकोलस की प्रशंसा करनी थी ताकि वह इतनी आसानी से अपने जीवन की सजा से बच सके। इस तरह की योजना को निष्पादित करने के लिए वह आश्चर्यचकित थी कि वह आदमी को मारने के लिए अपने कौशल का सम्मान कब तक कर रहा था। इसने उसे ये भी सोचना शुरू कर दिया कि उसने परिषद को बिना किसी त्रुटियों की पर्ची कैसे दी।